आर्डिनो को आपने पहले से मैं शुरू से बताता हूँ। आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है या आप गूगल पे चले जाएं। यहाँ पे आपने आर्डिनो टाइप करना है। ये आर्डिनो आइडियली आ गया, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। गेट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसमें डेवलपिंग के काम कर सकते हैं और लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड टू, आपने आर्डिनो आइडियली खोल लिया, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप जैसी फाइल में जाएंगे तो आपकी प्रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा होगा। ये प्रेफरेंसेस जो होंगे आपके खाली होंगे, मतलब ये जो ऑप्शन होगा ये ब्लैंक होगा। अब मैंने चैट के ऊपर जो है ना आप लोगों को इसका वो URL प्रोवाइड कर लिया। इसको आप नोट पैड के ऊपर करके सेव भी कर सकते हैं। और आई लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू फॉर यू गाइस, सेव एज। मैं इसको ग्रुप में भी डलवा दूंगा, ठीक है, तो ताकि जिन बच्चों को ना मिली हो तो मिल जाए। इसको यहाँ से आपने डालने के बाद ओके कर देना है। यहाँ टूल में जाएंगे, मैनेज लाइब्रेरीज के अंदर दोबारा जाएंगे। इट विल टेक टाइम। Arduino is not responding. Yeah. I don't know why Arduino is not responding. Yeah, Arduino is not responding. Let me go further. Oh, I don't know why. Yep. Yeah, he's downloading something. Well, by the way, moving onward, ये थोड़ा सा स्टक हो गया है। हम Node-RED पे जाते हैं। Node-RED के लिए आपको सबसे पहले Node.js को डाउनलोड करना होगा। वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो के किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो मैंने जस्ट उसके बाद आपने Node-RED यहाँ पे लिखना है। Node-RED इस तरीके से कोई कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो, सॉरी, यस, एनी क्वेश्चन? ब्रदर, जो आप वीडियो की बात करें ना, वो आप भले चैट में शेयर कर दें ताकि सब उसको असेस कर सकें, ताकि कोई किसी को डिफिकल्टी ना हो डाउनलोड करने में। Okay, I have to made it first, then I will send you the link in the group. Okay, श्योर। ठीक है। Node-RED की इस तरीके से मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं बता दूंगा वीडियो YouTube के ऊपर कि किस तरीके से इंस्टॉल होता है। Node-RED आपने क्लिक करना है, इस तरीके की कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुलेगी। जैसे मैंने प्रेस किया, खुल गई। I don't know why Arduino is not responding sometime. तो इस तरीके से ये आपने सर्वर जो मेरा रन हो रहा है, वो सर्वर क्या है, उसकी एक आईडी होती है। जो भी वेबसाइट होती है या तो वो नाम पे बनती है या उसके पीछे एक IP एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। अब आपने जाके सिर्फ अपने क्रोम या गूगल पे आपने जस्ट जाके टाइप कर देना है, देन प्रेस एंटर। नॉर्मल वेबसाइट की तरह ही होता है, बट इसमें आप ये कि डेवलपिंग। यस यस, कि ये जो दूसरे आप जो सॉफ्टवेयर बता रहे हो, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बिल्कुल टोटली अलग चीज है। तो थोड़ा सा अगर आप ये अच्छा मैं बताता हूँ। बैकग्राउंड दे दें जो तो जो बेहतर आर्डिनो रहेगा। आइडियली है वो कंट्रोलर के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं
ESP32 कंट्रोलर की, ESP8266 कंट्रोलर की, आर्डिनो के फैमिली है बहुत बड़ी, टाइनी 2025 और उसके बाद ऊनो वाईफाई और इस तरीके की बहुत सारी लाइब्रेरियाँ होती हैं। वो एज पर बंदे यूज़ करते हैं उन लाइब्रेरीज़ को, ये जो भी उनके पास कंट्रोलर प्रोवाइड होता है। तो ये इन्वायरमेंट होता है, आप उसमें वो डालते हैं, क्या डालते हैं, प्रोग्राम डालते हैं अपना C++ का। अभी लोड हो रहा है, मेरे पास प्री लोड है तो मैंने प्री लोड करके रखा हुआ था। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जो सर MQTT की बात कर रहे थे ना, वो ये होता है जब आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं और प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, देन क्या होता है, यहाँ से आप डेटा भेजते हैं MQTT के जरिए क्लाउड के ऊपर। क्लाउड से आप क्या करते हैं MQTT के जरिए, या फिर क्लाउड के कुछ इनके अपने पास अपने भी वो होते हैं टैग्स। ये रहा IBM वाटसन का टैग है, S7 कम्युनिकेशन का टैग, ये PLC देख लें, इस पे लिखा हुआ भी है। अगर आप इस पे मैं अगर टैग करूं, ये PLC सीमेंस की PLC S7 300, 400, 1200 और 1500 के अंदर यूज होता है ताकि S7 कम्युनिकेशन की जा सके। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी मेरे पास हैं। जब आप इसको नोड-रेड को इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास नहीं होंगी, बिकॉज मैं इसके ऊपर वर्किंग करता रहता हूँ, तो ये मेरे पास इंस्टॉल है। आपने क्या करना है, अच्छा ये कुछ इन्वायरमेंट होता है, मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से ऊपर इन्वायरमेंट होते हैं, टैब होते हैं, ये टैब्स होते हैं जिन पे मेरे पुरानी कुछ वर्किंग है और टेस्टिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ। ठीक है, लेट मी डू, ये इस तरीके से इसको देख लेते हैं पहले। सक्सेसफुली इंजेक्ट, ये इंजेक्ट नोड है और ये डिबग नोड है। ये क्या करेगी, यहाँ पे मैं डिबग जाऊंगा तो ये मुझे बता रही होगी कि हमाद आरिफ ऑटोमेशन, ये इसका नाम है, ये है। ठीक है, तो ये सॉरी दिस ये रहा नेम हमाद आरिफ, मैसेज पेलोड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड डेटा टाइप नहीं बताई हुई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर आके चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ये IBM का है। इस तरीके से आपको लाइब्रेरीज देखनी है कि अगर मैंने लाइब्रेरीज को कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो आप मैनेज पैलेट के अंदर जाएंगे, मैनेज पैलेट में जाके आप जाएंगे, ये देखें, ये मेरे पास इन यूज़ हैं, ये बता रहा है नोड-रेड आपका इन यूज़ है, नोड-रेड कॉन्ट्री फायर बेस और रेड ग्रिफ ग्रोव बेस हेड। और इसके अंदर ना आपके पास एक डैशबोर्ड की भी होती है, IBM वाटसन, ये रहा नोड-रेड डैशबोर्ड। अच्छा, नोड-रेड डैशबोर्ड की ये बात है कि आपको ना कोई ऐप वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेब सर्वर के ऊपर ही आप डायरेक्टली जो है नोड-रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया नोड-रेड की। और फर्दर जो है फिर वो लेवल 2 में सर बताएंगे कि इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से। अब जैसे ये मेरे पास इंजेक्ट नोड थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अभी ये ट्रू और फॉल्स है, यानी कि इसकी लॉजिक ये है कि 0 और 1 पे ये काम करेगी। ठीक है, और ये वाली जो मैसेज पेलोड है, ये डिबग नोड है, इसको डिबग ये इसलिए बनाई गई है ताकि इन केस, ये देखें ट्रू आ रहा है, लेट मी डू फॉल्स, इस इंजेक्ट को मैं जो है फॉल्स पे कर देता हूँ। तो ये मेरे अब सेंसर या जो भी मेरी डिवाइस होगी, अब उसको क्या देगी, डिप्लॉय, फर्स्ट लेट मी डू डिप्लॉय, कंफर्म डिप्लॉय, और फिर उसके बाद मैं करूँगा तो ये देखें फॉल्स दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम अपना नेट के ऊपर बैठ के ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्या चीज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, डैशबोर्ड की लाइब्रेरी, लेट मी शो यू लाइब्रेरी, इट विल बी लिटिल बिट हैंग। ये यहाँ पे आप लिखते डैशबोर्ड डेटा पिकर। ठीक है, डैशबोर्ड की लाइब्रेरी है, और एक और भी लाइब्रेरी होती है आई गेस, वो मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, दूसरे पीसी में इंस्टॉल है, तो उससे आप जो है ना बहुत सारे मल्टीपल्स काम कर सकते हैं। और ये कोई वेबसाइट थी जो रैंडम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है, इसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्री प्रोग्राम और पूरी इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं, कैमरा कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, MQTT से कैसा, वेब सॉकेट्स क्या होती हैं, फायरबेस क्या होता है, आर्डिनो को RS-45 से किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ये रैंडम ट्यूटोरियल्स वाले बनाते रहते हैं। तो ये वेबसाइट जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस पर कोड किस तरीके से लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जाता है, सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है। अगर मैं जैसे ESP32 पे क्लिक करूँ, बाय द वे आप नोड-रेड को ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो रास्पबेरी पाई होता है ये उसके अंदर भी बिल्ट इन होती है। अब जो आगे की PLC की टेक्नोलॉजी आएगी
आई थिंक उनके अंदर लिनक्स सिस्टम या नोट-रेड का सिस्टम लाजमी होगा, यूज़र इंटरफेरेंस होगा, GUI जिसे कहते हैं। जैसे मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ तो इसका एक यूज़र इंटरफेरेंस है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ कमांड प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम करते थे, डेट और इस तरीके की चीज़ें और फाइल को एक्सेस करने के लिए। लेकिन फिर बिल गेट्स के अंदर बिल गेट्स आया, बिल गेट्स ने विंडो इंट्रोड्यूस करवाई, तो विंडो का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, जिसे GUI आम यूज़र यानी कि एक आम इंसान जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो इस काम को कर सकता है। और जो नोड रेड यूज नहीं करते वो क्या करते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट यूज करते हैं या नोड डॉट जेएस यूज करते हैं। नोड डॉट जेएस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं, जो हमारे जैसे CS डिपार्ट है वो वाले यूज करते हैं वेबसाइट वगैरह को, फ्रंट एंड और बैक एंड के फिर प्रोग्रामर्स आते हैं, इस तरीके से होता है। ये मैंने कुछ बता दिया आपको। और रास्पबेरी पाई के अंदर ये बिल्टन होता है, जब जैसे ही आप रास्पबेरी पाई के मेमोरी कार्ड के अंदर OS वर्जन को इंस्टॉल करेंगे उसका, जो भी रास्पबेरी पाई का है, तो उससे ये होगा कि इंस्टॉल करने के बाद नोड-रेड प्री इंस्टॉल होता है। नोड-रेड के अंदर GPIO की अलग पिन्स होती है, यहाँ पे GPIO की पिन्स नहीं है बिकॉज क्योंकि मेरे पास, मैं ये लैपटॉप में इसको चला रहा हूँ, ठीक है। ये कोई रास्पबेरी पाई से भी कनेक्टेड नहीं है, ये नोड-रेड को आप लैपटॉप में भी डाल सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, देख सकते हैं किस तरीके से। जब आपका प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए देन आप उसको प्रोग्राम को पिक करें एंड इसको आप अपने रास्पबेरी पाई में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ESP32 का इंट्रोडक्शन, आइडियली 2.0 पे कैसे होता है, VS कोड। अच्छा, VS कोड के ऊपर C प्रोग्रामिंग भी होती है, पाइथन भी होती है, तो ये बता रहा है कि आप इसके ऊपर, अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो आप इसके ऊपर भी फेमिलियर हो सकते हैं। 32 पिन आउट्स के बारे में बता रहे हैं, इनपुट आउटपुट के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से। PWM क्या होती है, PWM होती है पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ESP32 एनालॉग इनपुट होते हैं। एनालॉग इनपुट किस लिए, लेट्स सपोज के मैंने कोई VFD कंट्रोल करनी है और मैं उसके 0 से 10 वोल्ट तक की जो होती है पोटेंशियोमीटर होता है, रेंज होती है एनालॉग की कन्वर्ट करने के लिए, या किसी भी VFD यानी कि इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए। इंडक्शन मोटर क्या होती है, AC मोटर होती है। तो यहाँ से ESP क्या करता है, एनालॉग इनपुट निकालता है और फिर आगे बफर्स लगे होते हैं जो कि 0 से 10 के अंदर कन्वर्जन कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से फिर VFD की कंट्रोलिंग। इंटरप्ट टाइमर्स क्या होते हैं, इंटरप्ट टाइमर्स यानी कि एक कोड आपका चल रहा है लेकिन किसी बंदे ने एक बटन प्रेस किया, तो उस कंट्रोलर के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम हुआ होता है कि ये बटन प्रेस करने पर ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। डीप स्लीप, वेब सर्वर ये होते हैं कि जैसे नोड ESP32 के अंदर उसका अपना खुद का वेब सर्वर होता है, तो आप उसके ऊपर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं HTML के जरिए, ठीक है। HTML अगर किसी को आती है, LoRa, BLE, ब्लूटूथ मॉड्यूल, MQTT। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको देख लेते हैं। MQTT से आप क्या करेंगे, यहाँ से नोड MC जो है, आई गेस 300 400 या 500 रुपये की डिवाइस है ESP32, और आप ले लें उसको, आप प्रोग्राम करें और यहाँ से इसके अंदर जो है पूरा बताया हुआ होगा कि किस तरीके से आप पब्लिश एंड सब्सक्राइब। पब्लिश का मतलब ये है कि आप डेटा भेजेंगे कैसे, और सब्सक्राइब का मतलब ये है कि वहाँ से लेंगे कैसे। इस तरीके से ये जो लगा हुआ ये वाईफाई होता है, ये ESP32 है, USB आपकी जो माइक्रो होती है इसके साथ। ये देखें, ये नोड रेड का डैशबोर्ड है। अगर आप ये लिखें कि यही पूरी एग्जीक्यूशन करके आप आगे इसके /UI कर देंगे तो डैशबोर्ड की आ जाएगी, बट फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द लाइब्रेरी। ये देखें, MQTT क्लाइंट पब्लिश इन ESP32 मैसेज ऑन, फिर ये जा रहा है रास्पबेरी पाई में, और रास्पबेरी पाई से ये टास्क जो हमें सर ने असाइन किया है ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और ये पहले से ही वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें चाहिए आपको, ये चीज़ें भी बता रहे हैं आपको क्या क्या चाहिए। आई गेस कि ये लोग जो है ना, अच्छा, प्री रिक्विजिट्स के अंदर जो है ना, ये आपको बता रहा है कि आप पहले इन चीज़ों को देख लें। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है। यहाँ पे ये बता रहा है रीड इंस्टॉलेशन रास्पबेरियन लाइट इनेबलिंग एंड कंटेनिंग विद SSH। फिर ये कह रहा है नोड रेड को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे पाई में, नोड रेड के डैशबोर्ड, और व्हाट इज MQTT एंड हाउ इट्स वर्क। सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है, जस्ट यू हैव टू गो ऑन वेबसाइट में। वेबसाइट भी जो है, इसको नोटपैड में डाल देता हूँ। ठीक है, लेट मी सेव इट। अच्छा, व्हाई इट इज हैंगिंग। अच्छा, देन ये हो, व्हाट इज दिस, आई जस्ट क्लिक द रॉन्ग। MQTT, how to skip this, yep।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये कोड है वाईफाई की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाने के लिए, ये आपके डेटा को भेजने के लिए। एडाफ्रूट कुछ सेंसर्स की लाइब्रेरी होती है जो सेंसर आप यूज़ करेंगे। ये SSID होती है, SSID का मतलब जो भी आपके घर का वाईफाई पासवर्ड है उसका एग्जैक्ट नाम लिखना है और उसका यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है। फिर ये कुछ कॉन्स्टेंट चार्ज है MQTT का, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि पब्लिक क्लाइंट, ESP क्लाइंट, लास्ट मैसेज क्या होगा, मैसेज, 4 मैसेज, एंड। तो इस तरीके से ये कुछ एडाफ्रूट जो है ना वो लाइब्रेरी है जो कि सेंसर को इंटरफेरेंस कराती है नोड MC32 या आर्डिनो से। अब ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरीके से पूरा कोड है। कोड की एग्जीक्यूशन, सीरियल बिगिन क्या करता है, सीरियल बिगिन जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। सीरियल मॉनिटर क्या होता है, ये रहा। आप अभी कह रहा है आपके पास कोई को लगा हुआ नहीं है, देन आप इसको वो नहीं कर सकते। अगर मैं इसको अपने नोड NC आर्डिनो को लगाऊं तो आप इसको सीरियल मॉनिटर को देख सकते हैं। बोर्ड रेट क्या होता है, बोर्ड रेट ये होता है कि जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने डेटा को भेजना है ताकि कोई दूसरा उसको कैचअप ना करे। वैसे 97 आई गेस यूज होता है, या 1110 करके कुछ यूज होता है, इसमें लिखा हुआ होगा, वो यूज होता है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे। देखें बच्चों, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है इसने कि पब्लिशिंग मैसेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा उसने बताया हुआ इन द लूप। पूरी आपको जो है ना इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कोड के बारे में, जो कि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से उसने नोड-रेड का भी कोड दिया हुआ है, ये नोड-रेड का कोड है जिसको आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना, लेट मी शो यू कि आप नोड-रेड से कैसे इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट क्लिक करेंगे, और ये जो कोड होगा या तो इसकी फाइल डाल दें या फिर इसका जो कोड होगा वो डाल दें। तो आपके पास ये जो इन्होंने कोड शो किया है, ये इस तरीके का ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये ESP32 ह्यूमिडिटी सेंसर जो आपने टेम्परेचर भेजा है, किससे आपने भेजा है, ESP32 से। अब ये किस पे चले जाएगा, नोड-रेड रास्पबेरी पाई पे जाएगा, और रास्पबेरी पाई डैशबोर्ड पे शो कर रहा होगा। यू जस्ट नीड, आई थिंक, URL। आपने ये URL कॉपी करना है, ये वाला, ठीक है। ये रास्पबेरी पाई देता है, या लोकल होस्ट से करके भी आप कर सकते हैं। लोकल होस्ट, लेट मी शो, लोकल होस्ट बैकस्लैश था आई गेस, या .188.0 आई गेस, 1180, हाँ ये है आई गेस। It's 1889, I think. नो, इट्स 1880 है। बाय द वे, लोकल होस्ट से भी आप कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट IP डालता हूँ तो वो रिकग्नाइज कर जाता है। वैसे ये रिकग्नाइज कर रहा है इसको, आई गेस। माय सिस्टम इज लिटिल बिट स्लो, कोर i3 है इस वजह से, लेकिन इसने रिकग्नाइज कर लिया। देखिए, लोकल होस्ट करके अब आप इसके आगे /UI लिखेंगे ना, देन इट विल टेक टू यू डैशबोर्ड साइट। अब UI का मतलब ये कि डैशबोर्ड की तरफ ही आपको ले जाएगा। लेट मी शो यू कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं डैशबोर्ड पे। ये देखें, ये डैशबोर्ड है। तो ये डैशबोर्ड की कुछ सेटिंग्स हैं। पहले आप इन सेटिंग्स को करेंगे, बहुत इजी है। आप सेटिंग्स, नोड-रेड इसी वजह से बहुत इजी है और इस पे काम करने में मज़ा आता है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ से आप देख लें इन्फॉर्मेशन, हेल्प भी आपको देता है नोड-रेड, डीबग। और नोड-रेड की अच्छी बात है कि ओपन सोर्स है, ठीक है। अगर आपने क्लाउड पे कोई डेटा डायरेक्टली भेज दिया है तो आप ये यूज़ करेंगे, वॉटसन, IBM वॉटसन, या उस क्लाउड का ये देखा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है या कौन सा क्लाउड कंपनी आप यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड है या कौन सा है, तो उससे आप उसको वापसी मंगाएंगे। कुछ स्टोरेज है कि अगर लेट सपोज कोई बंदा चाह रहा है कि मैं इमेज प्रोसेसिंग करूँ, लेट सपोज कि मेरा एक दोस्त है, ही वॉज डूइंग साउंड, तो वो यहाँ से रीड फाइल करा सकता है और वो भी जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। ये कुछ सिक्योरिटी के लिए है, फायर बेसिस। ग्रूव आई मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट ये सेंसर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। IBM वॉटसन में यूज़ मैं कर चुका हूँ, PLCs का यूज़ कर चुका हूँ, और ये कुछ डेटा फिगर्स हैं, और ये नोटिफिकेशंस वगैरह। आप इससे ईमेल भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात आर्डिनो के ऊपर। लेट मी टेक टू यू आर्डिनो अलग रेट, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। अब ये यहाँ से मैंने इसको सेव किया हुआ है, आई गेस। लेट मी डू इट अगेन, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका नोड-रेड भी बंद हो जाएगा। इस विंडो को अगर अपने कंप्यूटर में बंद करते हैं तो नोड-रेड आपका बंद हो जाएगा। ये आई थिंक हैंग नहीं होगा। ये देखने इस तरीके से आपको जाना है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज DevKit V1। ये डू इट ESP32 DevKit V1। अगर आप इस पे करेंगे तो ये जो ESP32 जो मैंने आपको
रैंडम ट्यूटोरियल्स के अंदर कंट्रोलर दिखाया था, ये बिल्कुल सेम उसी की तरीके का होगा। माय Arduino इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ये क्या जो हैंग कर रहा है। ये अपलोड फ्रीक्वेंसी होती है ये। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये बता देंगे आर्डिनो का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम? अच्छा, Arduino का यूज़ जो है ना डिपेंड करता है। पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि Arduino है क्या। Arduino कंट्रोलर है, ये एक स्पेसिफाइड टास्क के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक सिंगल टास्क के लिए। आप इसके ऊपर मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दूसरी बात, लेट सपोज कि मैं आपको लेट मी शो यू वेट। आई गेस आई हैव टोरेंट, वेयर इट इज, या जो आप कह रहे हैं ना बात, वो Arduino की बात इस तरीके से कि लेट सपोज कि मैंने कोई कनेक्टर बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो Arduino को हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। मैं लेट सपोज कि उस पर प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर रहा हूँ। Arduino इज अ स्मॉल डिवाइस। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है ANSSI। ANSSI जो है वो आई गेस के जो है ना ये US वाले यूज़ करते हैं, और IEC जर्मन यूज़ करते हैं। तो हम भी IEEE को जब फॉलो कर रहे होते हैं तो आई स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। आई स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ यूज़ होगी ना, लेट इसकी एग्जांपल इस तरीके से, अगर हम घर में कोई खाना बनाएंगे या कोई डिश बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, तो उसका जो बर्तन वगैरह या बाउल जो भी हम चीज़ लेंगे उसमें जब बिरयानी बना रहे होंगे तो वो छोटी होगी। और जो पकवान सेंटर्स होते हैं या कोई होटल्स वगैरह होते हैं, जब वहाँ पे कोई बिरयानी बन रही होती है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स अलग हैं। वहाँ पे आपको बड़े बड़े पतीले यूज़ करने पड़ेंगे। वहाँ आप छोटे पतीलों से काम नहीं कर सकते, क्योंकि बल्क अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा होता है, हमें प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए होती है। लेट सपोज अगर हम Arduino को इंडस्ट्री में लगा देंगे तो 3 से Arduino का सिग्नल जो होता है वो 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक होता है, या आई गेस 12 वोल्ट तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होता है ना, ये बहुत वीक हो जाता है। इस वजह से PLCs यूज़ की जाती हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, 24 वोल्ट DC का सिग्नल होता है, और हम क्या कर सकते हैं 220 वोल्ट AC का सिग्नल भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे पास ना अगर आपने ये रहा, ये कोर्स है Udemy का, हाउ टू प्रोग्राम एन Arduino एज अ Modbus RS485 कंट्रोलर। तो ये क्या करेगा, RS485 क्या है, RS232 क्या है, और Modbus क्या होती है, Profinet क्या होती है, Ethernet क्या होती है, ये कहलाती हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं हेल्प, ताकि हम IoT गेटवे के अंदर इन चीज़ों को प्लग इन करें। IoT गेटवे क्या करेगा, नेट से कनेक्टेड होगा, सिंपल, जैसे हमारे राउटर्स हैं। ये क्या करेंगे, अब जो भी डेटा होगा उसको क्लाउड पे भेज देंगे। क्लाउड से हम क्या करेंगे, क्लाउड से डेटा उठाएंगे, नोड-रेड के जरिए डैशबोर्ड बना देंगे। क्यों, हम इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए नोड-रेड की इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, ये जो Modbus 485 है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो एमिली अली अकबर, आई गेस इनका नाम है। बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट हैं। Udemy पे जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं इनका कोर्स लाजमी करते हैं। एक मिनट, लेट मी शो यू के मैं आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड भी कर दूंगा अगर आपको चाहिए हो मुझसे। लेट मी सी के क्या है ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है सर। ठीक है, ESP32 OPC UA, आई गेस OPC UA। अच्छा, आपको जो मैं बता रहा था ये रहा, मास्टरिंग Modbus TCP IP। और ये जो कोर्स है ना, ये मैंने किया, तो इससे मुझे जो इसका मैं एक्सट्रैक्ट दे देता हूँ, समरी इसकी आपको, कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, Modbus के अंदर 2 कम्युनिकेशन होती हैं। एक होती है RTO, एक होती है ANSI। सब ANSI थोड़ी बेकार होती है, तो इस वजह से हम RTO यूज़ करते हैं, क्योंकि ANSI से आप बहुत सारी डिवाइसेस को नहीं कर सकते, बस ANSI आप 1 डिवाइस कर सकते हैं। RS232 जो है ये 50 फीट तक अवेलेबल करती है कम्युनिकेशन। इसके बाद इसमें ब्रेक्स आने लग जाते हैं। इसका जो लेटेंसी पता है आप लोगों को क्या होती है? लेटेंसी उस चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम को, कि डिवाइस, मैंने कीबोर्ड का बटन दबाया तो स्क्रीन पे स्पेस कितने टाइम के अंदर शो हुआ, तो दिस इज कॉल्ड द लेटेंसी। लेटेंसी के अंदर क्या होता है, उसकी लेटेंसी बहुत कम होती है RS232 कम्युनिकेशन की। ये सारी कम्युनिकेशन है जैक है, जैसे हमारा USB जैक होता है ना, इस तरीके से RS32 का भी कोई ना कोई जैक होता है। तो वो जो होता है वैसे तो लोग कनेक्टर लगा के उसके साथ वायर्स करते हैं।
और RS485 क्या होती है, मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है। ये क्या होती है, ये 100 फीट तक जा सकती है और एट अ टाइम RTU के ऊपर आप 32 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई RS45। अब हमें बनाना है तो कनेक्ट आर्डिनो को, तो छोटे काम के लिए यहाँ तक तो आर्डिनो को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जब हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, प्रोफीबस। प्रोफीबस क्या होती है, DP पोर्ट होती है। उसका कनेक्टर आप देख सकते हैं नेट पे, प्रोफीबस लिख के। तो वो प्रोफीबस जो है ना, आई गेस जो है 100 मीटर तक, 100 मीटर, फिट की बात नहीं हो रही, 100 मीटर तक आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्स टाइमिंग होती है ना, वो थोड़ी सी मॉडरेट होती है। फिर इसके बाद सीमेंस वालों ने प्रोफीनेट बनाई। प्रोफीनेट क्या करती है, प्रोफीनेट भी कम्युनिकेशन करती है। वो इथरनेट RS4 RJ45 का जैक होता है इनका। तो वो जैक जो है ना, जो हमारे राउटरों में लगा होता है, इथरनेट पोर्ट जिसे हम कहते हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत फास्टर होती है, बल्क अमाउंट डेटा कनेक्ट हो जाता है इससे। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, IoT गेटवेज लेके आ रहे हैं। IoT गेटवेज क्या करते हैं भाई, सेंसर, अब तो सेंसर के अंदर ही डायरेक्ट IoT गेटवे आएगा, वाईफाई से कनेक्ट होगा, सेंसर डायरेक्ट का डायरेक्ट डेटा क्लाउड पे भेजेगा। और PLCs जो है ना, वो आई गेस कि वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो सेंसर होगा वो डायरेक्ट के डायरेक्ट अपना डेटा भेजेगा क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर एनालाइज होगा, जैसे हम नोड-रेड से एनालाइज करें डेटा को। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, नोड-रेड मैंने क्वाइट कर दिया। नोड-रेड पे मैंने बताया था कि अगर मैं ट्रू करूँ तो ये कंडीशन हो, फॉल्स हो तो ये कंडीशन हम उसके ऊपर एनालाइज करके लगाएंगे। और लेट सपोज कि मोटर अगर 400 RPM पे चल रही है और एकदम वो 500 हो जाए, तो आपने मोटर को ट्रिप करवा देना है और एक ईमेल जनरेट कर देनी है मेंटेनेंस वाले को कि देखें क्या हुआ है। तो वो इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और लेट मी क्लोज। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये कुछ अपलोड स्पीड्स होती हैं। अपलोड स्पीड क्या होती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इन्होंने 9 के ऊपर रखा हुआ है और आगे कुछ नंबर है, ये सबसे ऊपर ही रखे हैं। ये प्रोग्राम के अंदर ना बर्निंग करने की वो होती है कैपेबिलिटी, ये फ्लैश फ्रिक्वेंसी होती है, 8 या 40 मेगाहर्ट्ज पे यूज़ कर सकते हैं। कि अपलोडिंग फ्रिक्वेंसी जितनी अच्छी होगी उतनी लेटेंसी कम होगी। हमें जितनी लेटेंसी कम मिलेगी तो उतनी पिंग्स हमारी, जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं तो पिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे भी इस तरीके की कॉन्सेप्ट है। अब हम जाएंगे यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरीज में। लेट मी क्वाइट इट, I have too many courses. I think how to program OPC client, Node-RED OPC। अच्छा, Node-RED के अंदर ना आप OPC UA का भी काम कर सकते हैं। वेट यार, किसके तो Node-RED के अंदर आप क्या कर सकते हैं, OPC UA के अंदर Node-RED पे रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। OPC UA क्या है, OPC UA जो है ना, ओपन क्लाइंट ओपन प्लेटफॉर्म क्लाइंट यूनाइटेड आर्किटेक्चर होता है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि जो पहले तो आया था DA, फिर आया यूनाइटेड आर्किटेक्चर। जैसे MQTT है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से OPC UA है, लेकिन MQTT लो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। OPC UA है इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से जो है इंडस्ट्रीज को पैसे नहीं देने पड़ते, लाइसेंस नहीं देने पड़ते, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद ये एक कोर्स है, हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। मैं कुछ टेक्निकल पे थोड़ा सा ज़्यादा देख रहा होता हूँ, तो इस तरीके से ये कुछ रियल पार्ट्स के कोर्सेज हैं जिनको अगर आप करें तो आई थिंक कि आप लोग PLC के अंदर मास्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। यार ये आर्डिनो जो है ना, बहुत टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी क्विट इट, stop, cancel, kindly do fast, I have to wrap up the session। तो वैसे अगर आप यहाँ पे ESP32 लिखेंगे ना तो आएगा, मैंने भी इसी तरीके से किया है। जब आप उसको करेंगे, अब ये मेरे पास इतने सारे सेंसर्स की लाइब्रेरी इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये मुझे डाउनलोड करने का कह रहा है। आप यहाँ से जाके आई थिंक रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। आर्डिनो पे अगर क्लिक करके ESP32 करें तो आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो जैसे ही ये सॉर्ट आउट होता है देन जो है ना, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बना के भेज दूंगा। Node-RED को कैसे लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं इसकी वीडियो, आर्डिनो को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसकी वीडियो, और लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड कराते हैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला आई विल प्रोवाइड यू ऑन मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन?
किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, नो क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। ठीक है, आई हैव टू स्टॉप।